नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। यह आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्नोत्तर का चौथा क्लास है और इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का संग्रह जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है और जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? बंगाल विभाजन, रौलक एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या सूरत विभाजन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि साल 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। रौलक एक्ट को लाया गया था साल 1919 में और रौलक एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्या कांड होता है 1919 में ही। और सूरत विभाजन जो हुआ था, कांग्रेस जो नरम और गरम दल में बढ़ गया था, यह घटना हुई थी सूरत के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जिसका नाम सूरत विभाजन रखा जाता है और यह घटना साल 1907 में हुई थी। परंतु यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था। तो जैसा कि आपने पता है कि असहयोग आंदोलन को प्रारंभ होने का जो मुख्य कारण माना जाता है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड को माना जाता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसा आपने पता है कि 1 अगस्त साल 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और या साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि इसी दिन 1 अगस्त साल 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे होता है कि जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो इसे कांग्रेस ने अनुमति कब दी? तो आपने पता है कि कांग्रेस की जो बैठक होती थी या कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वह दिसंबर में हुआ करते थे। तो उस दौरान साल 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था नागपुर में हुआ था, दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ और इसी अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस ने भी इसकी समर्थन किया था। अब यहाँ पे होता है कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का अगर मूल कारण माना जाए तो मूल कारण जो है वह रौलक एक्ट है। और क्योंकि रौलक एक्ट को बिना बिना रौलक एक्ट को जो है वह काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया और इसके रौलक एक्ट के तहत संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी रौलक एक्ट के कारण यहाँ पर पंजाब के दो सुप्रसिद्ध नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी को छुड़वाने के लिए 13 अप्रैल साल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई जाती है। और इस दौरान जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह था माइकल ओ डायर और इसने वहाँ पर गोली चलाई और काफ़ी लोगों की वहाँ पर जाने गई। और इसी कारण से, ठीक है, मूल कारण तो आपका रौलक एक्ट है लेकिन तत्कालीन कारण अगर कहा जाए असहयोग आंदोलन का तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया था, हंटर समिति। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह पुष्टि किया कि कुल 379 व्यक्तियों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, यानी कि हत्या की गई थी। परंतु इस कमेटी से भारतीय संतुष्ट नहीं थे और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसमें यह पुष्टि किया गया था कि जलियांवाला बाग में कुल 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार सही आंसर होता है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई साल 1947 को या 18 अगस्त साल 1947 को या 15 अगस्त साल 1947 को या 20 फरवरी साल 1947 को? तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि मार्च 1947 में जो है भारत का जो गवर्नर जनरल बन के आते हैं वह लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं और वह भारत के तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हैं और वहाँ पर उन्हें भारत की परिस्थितियाँ काफ़ी बुरी लगती हैं और वह भारत और पाकिस्तान को एकजुट मिलाकर रखना चाहते हैं लेकिन वह असफल होते हैं। इसी दौरान जो है कि इन्होंने 3 जून को एक घोषणा करी, ठीक है, जिसका नाम 3 जून योजना, माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इस योजना के तहत ही 4 जुलाई साल 1947 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तुत किया जाता है। और जैसे कि हमारे यहाँ
लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा को जो है हम लोग निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद वहाँ का राजा उस अधिनियम पर साइन करता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ पर 4 जुलाई को माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, और क्रमशः 15 जुलाई 1947 को वह हाउस ऑफ कॉमन से पास होता है, और 16 जुलाई 1947 को यह हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित होता है, और 18 जुलाई साल 1947 को ब्रिटेन के राजा इस पर क्या करते हैं, दस्तखत करते हैं, और इसके तहत यह घोषणा कर दी जाती है कि 14-15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान जो है दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो यहाँ पे सही आंसर होता है 18 जुलाई साल 1947 को, क्योंकि फाइनल सिग्नेचर राजा की, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी कानून तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, तो उसी प्रकार से वहाँ पे राजा है, तो राजा ने साइन कब किया था, 18 जुलाई साल 1947 को। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है। राष्ट्रगुप्तार, गीता रहस्य, बेताल पंचवी या सत्यार्थ प्रकाश। तो यहाँ पर जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने जो अपने विचार को जिस पुस्तक में, या कई बार पूछा जाता है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है किसकी पुस्तक है, तो यह दयानंद सरस्वती के है। तो सही आंसर यहाँ पे होता है डी, कि दयानंद सरस्वती ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे उनको सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में रखा था। अब यहाँ पे जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद सरस्वती ने भारत में शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है, शुद्धि आंदोलन। उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे कि ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हमने तो यह गलत कर लिया, फिर से हमें हिंदू धर्म हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को जो ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिए, तो उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और उसके बाद 1875 में, साल 1875 में इन्होंने जो है कि आर्य समाज की स्थापना करी। दयानंद सरस्वती के अगर मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था, और इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नामक प्रसिद्ध नारा दिया था। अन्य पुस्तक की यहाँ पे अगर बात करें तो राष्ट्रगुप्तार जो पुस्तक है यह दादा भाई नौरोजी की है, नौरोजी की है, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। गीता रहस्य की अगर बात किया है तो गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कुंवर सिंह बिहार। तो यहाँ पे प्रश्न के बारे में बता देते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस दौरान कौन से व्यक्ति किस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे, इनके बारे में दिया गया है। तो जैसा कि आपने पता है कि कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो यह बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई जो थी वह झांसी से नेतृत्व कर रही थी। नाना साहब जो थे वह अवध से नहीं थे, नाना साहब जो थे वह कानपुर से थे, ठीक है, कानपुर के बिठूर से संबंधित है, तो मतलब कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो यही वाला ऑप्शन गलत है। और अवध से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वह थे बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल जो थी वह अवध से जो थे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे मौलवी अब्दुल्ला जो है वह फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही जो नहीं है वह है सी वाला, क्योंकि नाना साहब जो थे वह कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, न कि अवध से। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ। 6 अप्रैल 1942 को, या 14 अगस्त 1944 को, या 14 जुलाई 1942 को, या 18 अगस्त 1942 को। तो यहाँ पे जानते हैं कि जो प्रसिद्ध भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था वह 14 जुलाई साल 1942 को कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के द्वारा पारित किया गया था। तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी। अब इसके बारे में जानते हैं कि जब यह 14 जुलाई साल 1942 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा पास कर दिया गया, उसके बाद 8 अगस्त साल 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की जाती है। और उसके बाद 9
साल 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ कर दिया जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस दौरान, ठीक है, एक पूरे भारत में इस आंदोलन का हमें स्वरूप देखने को मिला। और जो प्रमुख कार्यकारिणी नेता थे, जो उस समय के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था और उसका नाम रखा था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ठीक है, उस दौरान जितने भी बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू, जो भी बड़े बड़े नेता थे, उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस समय एक भी नेता बाहर नहीं थे। उसी दौरान, ठीक है, हाजीपुर जेल से जयप्रकाश नारायण, ठीक है, कूद के भागते हैं। दीपावली का समय था और उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का क्रांति का नेतृत्व किया। हालांकि यह बाद में आते हैं, इसीलिए इसे नेता विहीन क्रांति के नाम से जाना था, क्योंकि इसमें कोई भी नेता, ठीक है, इस आंदोलन को संचालन करने के लिए बाहर नहीं रह गया था। तो इसके कारण इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ होता है कि ये भी कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह भारतीय स्वतंत्रता का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन था। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका सी। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? जेम्स हार्ग्रीव्स ने, या सैमुअल क्रॉम्पटन ने, या रिचर्ड आर्कराइट ने, या एडमंड कार्टराइट ने? तो यहाँ पर वाटर फ्रेम नामक जो कटाई मशीन है वह जो बनाई गई थी रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। अब इसे वाटर फ्रेम क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में है कि वाटर फ्रेम मशीन का जो प्रयोग था वह पक्के जो सूत आते थे उनको काटने के लिए इसका यूज किया जाता था। और इस मशीन में जो शक्ति मिलता था, जैसे कि आपने स्टीम इंजन, जो भाप का इंजन था, ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें पानी को गर्म करके उससे जो भाप निकलती थी, उससे जो ऊर्जा मिलती थी, उससे क्या होता था कि वाटर फ्रेम नामक मशीन चलती थी, इसलिए इसे वाटर फ्रेम का नाम दिया गया था। तो यहाँ पर यह है कि पूछा गया है कि वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। यानी और यहाँ पर अगर हम जेम्स हार्ग्रीव्स की अगर बात करें तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने जो था, इन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी का इन्होंने आविष्कार किया था। और यहाँ पर अगर स्पिनिंग म्यूल, यहाँ पे अगर हम क्रॉम्पटन की बात करें तो इन्होंने स्पिनिंग म्यूल का, ठीक है, स्पिनिंग म्यूल का इन्होंने आविष्कार किया था। हालांकि यहाँ पूछा गया कि वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो रिचर्ड आर्कराइट ने। और इसे वाटर फ्रेम क्यों कहा था? क्योंकि अब पानी की शक्तियों के द्वारा चलता था। तो सही आंसर होता है सी। अगला जो प्रश्न है कि आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या राजा राम मोहन राय ने? तो यहाँ पे हम बात करते हैं आत्मीय सभा की। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इन्हें भारत के नवजागरण का दूत, अग्रदूत, या भारत के नवजागरण का अग्रदूत, या भारत का उगता हुआ तारा के अन्य सारे नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होता है डी, राजा राम मोहन राय। अब इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने साल 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। हालांकि यह बहुत लंबे समय तक नहीं चली, 1823 में यह निष्क्रिय हो जाती है। उसके बाद 20 अगस्त साल 1928 को, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और साल 1929 में यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से भारत में सती प्रथा नामक जो कुरीति थी उनको इन्होंने क्या किया था? समाप्त कर दिया। सती प्रथा की उन्होंने 29 में समाप्त किया। और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी 15 में, 23 में निष्क्रिय हो गया। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने करी थी साल 1928 में। दयानंद सरस्वती की अगर बात किया जाए तो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल साल 1975 को, 10 अप्रैल साल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा राव फूले की अगर बात करें तो ज्योतिबा राव फूले ने 24 सितंबर साल 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और विवेकानंद की अगर बात करें तो विवेकानंद ने 1 मई साल 1897 में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 1602 में, 1628 में या 1664 में? तो यहाँ पे जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है साल 1600 में की गई थी। और इसके अगर बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो स्थापना थी साल 1599 ईस्वी को की गई थी, परंतु महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इसे जो अनुमति थी वह 31 दिसंबर साल 1600 में इसे अनुमति दी गई थी। और 15 वर्षों के लिए यह अनुमति दी गई थी कि पूर्व के देशों के साथ यह क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस दौरान, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम। और उस दौरान भारत में मुगल वंश अपने चरम पे था। तो उस समय मुगल वंश का राजा कौन था? तो अकबर था, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो अकबर राजा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में अपना पहला व्यापारिक जो कोठी है उसने खोला था, ठीक है। कहाँ पे? सूरत में। तो ये पूछे कि जब सूरत में इसने अपना जब व्यापारिक कोठी खोला तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर था। और बात करते हैं 1602 में दो की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी साल 1602 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी साल 1602 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था चंपारण, चौरी चौरा, दांडी या बारदोली? तो जैसा कि आपने पता है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो 1917 में, साल 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर वह चंपारण जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो तीन कठिया प्रथा थी नील की खेती की, उसको क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो महात्मा गांधी का पहला जो सफल प्रयास था बिहार का चंपारण था। इनके बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे साल 1893 में, साल 1893 में एक व्यापारी रहते हैं जिनका नाम रहता है दादा अब्दुल्ला। उनका मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ पे जाते हैं? साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर यह जाते हैं, इनके मुकदमे को भी जीतते हैं। और वहाँ पे जो देखते हैं रंग भेद की नीति है उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अपना जो पहला सफल सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और यह पूरे विश्व के लिए एक अनोखी खबर थी। और उसके बाद जब यह भारत लौटते हैं 9 जनवरी साल 1915 को, साल 1915 को भारत लौटते हैं। और कहाँ पे? मुंबई बंदरगाह पर जब लौटते हैं तो इनके स्वागत में हजारों लोगों की भीड़ आती है, जिसके कारण आज भी हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? ठीक है, किस एक्ट को काला कानून कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने, रौलक एक्ट होगा यहाँ पर, रौलक एक्ट को काला कानून कहा? तो भगत सिंह, एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी या मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? तो जैसा कि आपने पता है कि 1919 में, मार्च 1919 में रौलक एक्ट को लाया गया था। और इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता था। इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर असीमित समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी दौरान जो था कि 9 अप्रैल साल 1919 को पंजाब के दो सुप्रसिद्ध नेता रहते हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनको छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल साल 1919 को क्या किया जाता है कि पंजाब के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई जाती है और वहां पर जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। और जिसके कारण, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे रौलक एक्ट को काला कानून भी कहा था। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल साल 1919 को रौलक एक्ट के विरुद्ध क्या किया था? देशव्यापी आंदोलन का आह्वान भी किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? तो जैसा कि आपने पता है कि 1 मई साल 1857 को विवेकानंद ने, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और इनके गुरु का जो नाम था वह रामकृष्ण परमहंस था। और जैसा कि मैंने बताया कि साल 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और दयानंद सरस्वती की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर साल 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर है वह लाहौर को बनाया था।
इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वह लाहौर को बनाया था। कब? 1877 में। 1877 में इन्होंने लाहौर को अपना हेडक्वार्टर बनाया। अब यहाँ पे चीज़ें आता है कि सबसे पहले भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो था वह दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। परंतु अगर कांग्रेस के मंच से पूछा जाए कि कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। और पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी थी? अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। तो यहाँ पे और तो ये सारे आपके फैक्ट आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 1857 में जो बेटल ऑफ प्लासी, अरे 1757 में जो बेटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें क्लाइव जीत गया था। तो क्लाइव जब जीता तो इसे क्या किया गया कि बंगाल का गवर्नर बनाया गया, बंगाल का गवर्नर। उसके बाद कुछ समय बाद अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों क्षेत्र आ जाते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जब तीनों क्षेत्र आ जाते हैं तो उस दौरान जो था वह था आपका बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। और यही वारेन हेस्टिंग्स ही जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और धीरे धीरे अंग्रेजों के हिस्से में, ठीक है, पूरा भारत जब आता है तो पूरा भारत जब आता है तो उस दौरान भारत का जो गवर्नर था, ठीक है, बेंटिंग का समय था कि जब भारत पूरे अंग्रेजों के कब्जे में लगभग आ गया था। तो यह क्या बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बनता है? बेंटिक बनता है। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और उस दौरान भारत से गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर वायसराय पद को लाया जाता है, वायसराय पद को। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो भारत का गवर्नर था वह था लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रकार से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो बना वह लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वायसराय भी जो बना वह लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद भारत 1947 में आज़ाद होता है। जब 1947 में भारत आज़ाद होता है तो इसने भारत से जीजे यानी कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करता है और फिर से एक पद लाता है वायसराय। तो और इस दौरान भारत का जो गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड माउंटबेटन ही। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। हालांकि यहाँ पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर सही आंसर होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसका नाम ऐसे भी याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में साल 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी कि नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? बेंजामिन डिज़रायली ने या अर्ल रॉबर्ट ने या सीटी मेटकाफ ने या जीबी मैलेसन ने? तो यहाँ पर जानते हैं कि 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रीय क्रांति जो घोषणा किया गया था वह बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर होता है ए। और जैसा कि आपने पता है कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत थी वह की गई थी 10 मई साल 1857 को। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वह था कमल एवं चापाती। और यहाँ पे होता है कि यह नेतृत्व विहीन था। ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब कि निर्धारित समय से पहले शुरू कर दिया गया और नेतृत्व विहीन होने के कारण भारतीयों को इसमें हार का सामना करना पड़ा। और जैसा कि मैंने बताया कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। तो यह भी फैक्ट आपसे पूछता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन। तो जैसा कि आपने पता है कि असहयोग आंदोलन जो था वह साल 1920 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था साल 1942 में। खिलाफत आंदोलन जो था वह साल 1920 और 19 में ही शुरू किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था साल 1930 में शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था वह इनमें से कौन होगा? तो सही आंसर होता है आपका बी, भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है
इसको कांग्रेस के कार्यकारी समिति के द्वारा पारित किया गया था 14 जुलाई साल 1942 को। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा बम्बई के ग्वालियर टैंक से इसकी मतलब पुष्टि करते हैं और उसके बाद 9 अगस्त को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब 9 अगस्त को पूरे भारत में इसकी शुरुआत की गई तो अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा जो था वह यूसुफ मेहरा के द्वारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा, ठीक है, भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या राजेंद्र प्रसाद ने? तो यहाँ पर जो है कि जो है कि मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, यह जो अभिव्यक्ति दी गई है यह साल 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था और उस दौरान कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे और उसी दौरान इन्होंने यह अपना स्टेटमेंट दिया। तो सही आंसर होता है ए। तो दोस्तों यह इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का चौथा क्लास था जिसमें हम आप लोगों के लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।